अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सभी क्रिकेट शायकीन जानते हैं कि कल एशिया कप का एक वहशी मुकाबला होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और ये वो पहला मुकाबला होगा जो 4 रोज़ा जंग मई में जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुई उसके बाद होगा, जब टाकरा दोनों ये टीम्स मैदान में उतरेंगी। लेकिन उससे पहले जो इंडियन मीडिया में एक तमाशा लगा है, और हमेशा से हम ये देखते आए थे कि जैसे ही ये 4 रोज़ा जंग हुई तो सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए गए, पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करना बंद कर दिए गए, जो इंडिया में मौजूद पाकिस्तानी थे उनको वापस भेज दिया गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उसके बाद कहा गया कि हम मल्टी नेशन जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें ज़रूर शिरकत करेंगे, लेकिन बाहमी तौर पर कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इस मुकाबले से पहले बहुत ज़्यादा दबाव इंडियन मीडिया का देखने में आ रहा है अपने प्लेयर्स के ऊपर। सिट साहब, मौजूदा जो सियासी मौसम है दोनों ममालिक के दरमियान, ठीक है वो कई दहाइयों से बदतर है इस वक्त, लेकिन इस नौइयत का कोहराम सोशल मीडिया पर बर्पा करना ये अपने ही प्लेयर्स पे, अपने ही इंडियन क्रिकेटर्स पे ज़्यादा दबाव का सबब नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बन रहा है, और बड़ी सोच समझ के ये इंडियन मीडिया जो है ये कर रहा है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि बीसीसीआई और बीजेपी ने मिलके एक सियासत, स्पोर्ट्स के अंदर सियासत की मदाखलत कर दी है। जब से ये आए हैं 2014 के बाद ये इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं क्रिकेट के अंदर, और वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, हाँ वो एशिया कप में हो या वो आईसीसी में। अब ज्यादा मसला इसलिए बन गया है, 2 मसले जिसकी वजह से ये जो इस वक्त फीडबैक आ रही है या बैकलैश आ रही है इंडियन मीडिया से, उसकी 2 वजूहत। एक तो ये है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम को और अपने मीडिया को ये बताया था कि जंग वो जीत गए, कराची और लाहौर उन्होंने फतह कर लिया, वगैरह वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने हमारे एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस तबाह कर दिए, और कि उनका कोई जहाज नहीं गिरा, वगैरह वगैरह। ये झूठ काफी अरसे तक इंडियन मीडिया चलाता रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दुनिया की तफ्तीश होती रही तो पता ये चला कि ये तो उल्टा हो गया काम, और हमने तो किया ही कुछ नहीं, ये तो पाकिस्तानी कर गए हैं जो कुछ करना। और वो एक गुस्सा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब ये इंडियन मीडिया को ताने दे रही है कि आप लोग तो बड़े बिगेटेड हैं, आप लोग तो बड़े बायस्ड हैं, आप लोग तो न्यूट्रल है ही नहीं, आप लोग तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ये सारी बातें अब जब वो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स बात करते हैं तो इंडियन मीडिया की भी खिंचाई करते हैं कि आपने तो आपको कहा कि जी कराची गिर गया तो आपने लिख दिया कराची गिर गया, आप बड़े जिंगोइस्टिक हैं, वगैरह वगैरह। तो अब इंडियन मीडिया जो है ना वो बहुत गुस्से में कि उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानी और मान के अपनी बेइज्जती करवाई हर जगह पे। अच्छा, अब एक तो ये गुस्सा है, दूसरा गुस्सा ये है, गुस्सा नहीं है, दूसरा इशू या मसला क्या है? दूसरा ये है कि अब जय शाह साहब जो कि अमित शाह साहब के साहिबजादे हैं, वो अब बीसीसीआई में नहीं रहे, वो अब जाके आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब पहले तो वो बीसीसीआई के चेयरमैन थे जी, अब वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। अब क्योंकि वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, अब आईसीसी इवेंट जो होता है उसको तो सपोर्ट करना पड़ता है इनको, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो गले पड़ जाएगी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एशिया कप भी जो है या एशियन काउंसिल जो है वो भी सारी अपनी पैसे जो है वो आईसीसी से मिलते हैं उन्हें चलाने के लिए। तो अब वो कैसे दूर कर दें अपने आप को फ्रॉम द एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि अब पाकिस्तान के हाथ में है आजकल। तो पाकिस्तान तो कह रहा है हम खेलेंगे और न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो अब मुश्किल हो गया है बीसीसीआई के लिए और आईसीसी के लिए कि वो बॉयकॉट करे इसको। अच्छा। तो अब इसलिए मीडिया को गुस्सा एक तरफ और दूसरी तरफ मजबूरी, इसलिए आपने देखा कि अब वो अमित शाह का भी नाम आ रहा है और जय शाह का भी नाम आ रहा है और बीजेपी का भी आ रहा है, और इंडियन मीडिया बड़ा गुस्से में है कि वो दे बीन टेकन फॉर अ राइड बाय द बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। तो अब वो कह रहे हैं कि ये बॉयकॉट करे इसको। अब शुरू में तो मैंने सोचा था कि ये बड़ा टेस्ट है बीसीसीआई के लिए कि अब बीसीसीआई करेगी क्या खेलेगी या नहीं खेलेगी। तो देखा कि अब उन्होंने फैसला किया कि हम खेलेंगे जी। अच्छा, अब इसके पीछे क्या सोच है? एक तो ये है कि जो मैंने बताया आपको कि वो आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो तल्लुकात हैं वो इश्यू है, और जय शाह जहां बैठा है एक तो वो इश्यू है कि वहां वो सपोर्ट नहीं कर सकता बॉयकॉट को। दूसरी बात, क्योंकि बाकी लोग भी है ना आईसीसी में, और वो भी पहले से भी तंग है ये इंडिया पाकिस्तान के अंदर दरमियान जो
पॉलिटिक्स बीसीसीआई लेके आया है वो काफी तंग है, और आहिस्ता आहिस्ता वहां भी बुड़बुड़ होनी शुरू हो गई है। अब पहले, हालांकि पहले वो नहीं कोई बात करते थे बीसीसीआई, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू हो गई है, लोगों ने बात करनी शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ये सवाल करने शुरू कर दिए कि यार ये क्या हो रहा है, आपने आईसीसी को तो बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज कर दिया इंडिया ने, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब इशू ये बन गया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि इंडियन मीडिया कह रहा है प्लेयर्स को कि आप छोड़ दें, बीसीसीआई की बात ना माने आप। कैसे हो सकता है बीसीसीआई की बात ना माने, वो तो आउट हो जाएंगे, उनके वो तो सैंक्शंस लग जाएंगी, बीसीसीआई लगा देगी, वो तो एक कानून के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, दे कांट नॉट डू दैट। मगर जो जो चीज आगे आ रही है, तो बात यह है कि क्यों फैसला किया कि खेलना है हमने बीसीसीआई। एक तो मैंने आपको रीजन बता दिया, वो तो रीजन है आईसीसी और बीसीसीआई का, मगर इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। मेरा ख्याल है कि इनका ये ख्याल है कि अवाम को पता लग गया कि जंग के अंदर तो हम हार गए, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है और गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें भी बेवकूफ बनाया गया और हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तो अब क्या किया जाए? तो मेरा ख्याल है बीसीसीआई ने ये सोचा है और गवर्नमेंट ने ये सोचा है, इजाजत दे दी है खेलने आप। इनका ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान को हराएंगे, इनकी टीम बहुत अच्छी है, ये अपना बदलाव क्रिकेट में लेंगे, पाकिस्तान को भी हराएंगे, ठीक ठाक हराएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस वक्त इंडिया की टीम नंबर 1 टीम जा रही है। तो उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि पिटाई की जाए, और जो जहां जंग में जो हारे हैं, ये इस जंग में हम जाके जीत जाए, और ये फिर हम लुडिया और लड्डू बांटेंगे और गुलाब जामुन बांटेंगे और पाकिस्तान को ताने देंगे और थोड़ी सी इज्जत हमें फिर मिल जाएगी। मैं समझता हूँ इस किस्म की सोच है। अच्छा, अब हमारे यहाँ आप देखें, हम तो हमेशा कहते रहे हैं, हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट, कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए जी। और आज हमने तो, इसलिए हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि हम खेलेंगे इंडिया के साथ, मगर ऊपर से ये भी है ना कि हम तो जीते हुए हैं, हम तो जंग जीते हुए हैं, तो हमारे में तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ है इस वक्त जी। हमें तो कोई एहसास कमतरी का कोई मसला ही नहीं है, उधर एहसास कमतरी हुआ हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अब कोशिश पूरी होगी कि ये मैच जो है इंडिया ठीक ठाक जीते और उसके बाद बगले करेंगे, आप जीत गए, पाकिस्तान को ये कर दिया, वो कर दिया। और ये जो सारा साइकोलॉजिकल प्रेशर है, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर भी ये डालेंगे व्हेन यू गो टू द ग्राउंड्स टुमारो। अब देखना ये है कि वहाँ का क्राउड क्या करता है। अब आपको पता है दुबई के अंदर जो हालात है जी, वहाँ 75% इंडियंस आते हैं, 60 to 75% क्राउड जो होता है वो इंडिया का होता है। और शारजा में पाकिस्तानी ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारी वर्किंग क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादा उस इलाके में है। मगर दुबई में ज्यादातर जो है वो गाड़ियों वाले लोग आते हैं और इस किस्म के जो कि वहां पहुंच सकते हैं, एंड मोस्टली इंडियंस। और इंडियन पाकिस्तानी मैच जो है वो तो जाहिर है उसमें हमेशा आप देखेंगे ब्लू शर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, ग्रीन शर्ट्स कम होती हैं। तो सो आई थिंक कल जो मैच होगा वहाँ पहुंचेंगे और इसी सोच ख्वाहिश लेके पहुंचेंगे, जज्बा लेके पहुंचेंगे कि पिटाई करनी है हमने और अपनी टीम को कह रहा है करो करो करो, और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाज नहीं। तो आई थिंक यू विल सी समथिंग लाइक दैट। अच्छा, जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने देखा था कि जब शारजा में हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ था 2-3 साल पहले, तो जो कि अफगानिस्तान जीता था, पाकिस्तान हारा था, और उसमें आपने देखा कि अफगानियों ने काफी वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे, उन्होंने भी ताने देने शुरू कर दिए थे पाकिस्तानियों को, और क्राउड के अंदर वो कुर्सियां उठा उठा के मारी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज पाकिस्तान अफगानिस्तान के तल्लुकात और अवामी तय पर भी ठीक नहीं थे। वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी एक सेंटिमेंट है, एक जज्बा है। तो अब ये देखना ये है कि यहाँ तो इस किस्म की बात नहीं हो। मेरा ख्याल है दुबई अथॉरिटीज को इस बात से पक्का पता है कि ऐसे हो सकता है, तो उन्होंने पूरी तैयारी की होगी कि मेक श्योर कि कोई लड़ाई झगड़े ना हो। सो लेट्स सी कल कैसा रहता है मैच, वेदर दी दोनों टीमें जो हैं वो क्रिकेट को सामने रखती हैं और सियासत नहीं करती। एक दूसरा ये कि वहाँ की जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करता है। आई थिंक ये दो इश्यूज हैं
लेट्स सी हाउ इट गोज। इससे पहले सेठ साहब जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इसी साल, तो उसकी टिकट्स फौरी तौर पर फरोख्त हो गई थी, लेकिन अब कुछ दिन से ये खबरें आ रही हैं जैसे इसमें शायकीन की दिलचस्पी नहीं रही, स्पेशली मई के पाकिस्तान और इंडिया के टाकरे के बाद। और अब इस तरह भारतीय सियासतदानों और भारतीय प्लेयर्स, यहाँ तक कि हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें, हम एशिया कप ही नहीं देखेंगे पूरे का पूरा, एक गेंद भी नहीं देखी जाएगी। ये वहाँ सेंटिमेंट है इंडियन जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं। और साथ ही बीसीसीआई को कहा जा रहा है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए ऐसा कर रहे हैं, कौमी मुफाद पे प्रॉफिट को तरजीह दे रहे हैं। रेवेन्यू पे कोई असर पड़ सकता है इस तरह की बॉयकॉट कैंपेन का जो सोशल मीडिया पर चल रही है इंडिया की तरफ से? कोई बॉयकॉट नहीं होगा। इंडिया की अवाम और इंडिया के क्रिकेट लवर समझते हैं कि वो पाकिस्तान को हराएंगे और वो इसी तवक्को में जाएंगे, देखेंगे और यही वो उनकी ख्वाहिश होगी। और आप देखिएगा ये भी हाउसफुल होगा और पाकिस्तानी शायद ना जाएं, बिकॉज पाकिस्तानी जो है वो अब अपने स्टार्स में खास यकीन नहीं रखते, काफी मायूस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी रही है। तो पाकिस्तानी इसी की वहाँ शायद कम हो, मगर इंडियंस तो जाएंगे, वो तो चाहेंगे कि ठीक ठाक पाकिस्तान को डिफीट किया जाए। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी थी तो यूएई की जानिब से कुछ पाकिस्तानी के वीज़ाज़ रिजेक्ट किए गए, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इस बार इतना ज़्यादा पुरजोश भी नहीं अप्लाई करने के लिए, टिकट्स लेने के लिए। सिट साहब, सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद आपने ये भी बता दिया कि बीजेपी के लिए ये पॉलिसी उल्टी कैसे पड़ रही है और बॉयकॉट करना क्यों मुश्किल था या स्किप करना इस मैच को क्यों मुश्किल था। आप ये भी बता दें कि कल के मैच में फेवरेट आपके ख्याल में कौन है, कौन जीतेगा? क्या हो गया, क्या हो गया? बर्बाद हो क्या हो गया, क्या हो गया? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि मैं पैसे किस तरह लगाए मैं तो पैसे नहीं लगाता। सर साहब देखें, ट्राई नेशन अभी टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सलमान अली आगा जो हमारे कैप्टन हैं, उनके अंदर बहुत स्पिरिट थी, उन्होंने टीम को यूनाइटेड रख के खेला और साबित किया। अफगानिस्तान के मुकाबले में भी बेहतरीन, हालांकि सेकंड बेस्ट क्रिकेट टीम कहा गया एक, जब वहाँ पर इंटरव्यू लिए जा रहे थे अफगान टीम को, अफगानिस्तान की टीम को कहा गया, जिसपे सलमान अली आगा की जो मुस्कुराहट थी वो खबर बन गई। अब आप क्या देखते हैं, उस जीत के बाद से टीम में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या मई के मार्के के बाद से कौमियत नहीं होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर कि वो जरा जम के खेलें और जरा हरा के एक बार तो दिखाएं? ठीक है, पलड़ा उनका भारी है अभी तक जितने मैचेस हुए, लेकिन आपके ख्याल में कल का मैच कैसा होगा? चले ये बता दें। मैं तो ये कह सकता हूं कि पाकिस्तानियों को लाइक टाइगर्स लड़ना चाहिए और लाइक टाइगर्स इंथुजियाज्म से करना चाहिए, ताकि इंडिया को हम यहाँ भी हरा सके, इंडिया को हम यहाँ भी हरा सकें। ये बहुत अहम है और यही कहना काफ़ी है। एग्रेशन की बात हो रही थी जब वहाँ पर सवाल किए जा रहे थे मीडिया की जानिब से, तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक चिंगारी हमेशा से मौजूद है रकाबत की, वो इस मौके पर भी सुलगेगी। कल का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। माजी की निस्बत अलबत्ता मुख्तलिफ नज़ारे होंगे, हैंड शेक्स शायद उस तरह से ना हो, मुआनके शायद उस तरह से ना हो। बहरहाल अब आगे मूव करते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन अलास्का में पुतिन को बुलाने के बाद, रशियन प्रेसिडेंट को बुलाने के बाद, जब उन्हें नाकामी हुई और वो फौरी तौर पर यूक्रेन जंग में कोई किरदार अदा न कर सके, तो अब वो एक नई चाल चल रहे हैं और इसके लिए वो नेटो कंट्रीज़ को मजबूर कर रहे हैं कि वो रशियन ऑयल ख़रीदना भी बंद करें और साथ ही चाइना पर 50% से 100% तक टैरिफ भी लगा दें। सिड साहब, नेटो कंट्रीज़ को ये जिस लाठी से हाँक रहे हैं, आमादा हो जाएंगे वो सब ममालिक जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसी रास्ते पे चलने को? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम तो नहीं कर सकते, बिकॉज यूरोपियंस जो है वो भी बाज नहीं आ रहे ना, वो भी बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालें। तो इसके ऊपर तो इत्तेफाक है उन सबका, और यूरोपियन यूनियन ने इस वक्त जो फैसला किया है कि वो एक प्राइस रशियन ऑयल खरीदने की एक लोअर प्राइस रख देंगे, कैप कर देंगे कि इस कीमत पे मिलता है तो ठीक है, इसके ऊपर मिलता है तो इजाज़त नहीं। तो ये पहला कदम उन्होंने किया है और ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर किया है, क्योंकि एकदम वो तेल बिल्कुल खरीदना बंद नहीं कर सकते, वो तो उनकी सारी एनर्जी पॉलिसी उड़ जाएगी और एकदम अमेरिका से तेल आना नहीं इतनी जल्दी हो सकता। दूसरी चीज ये है कि अब EU वाले जो हैं यूरोपियन यूनियन वाले, वो G7 के जो लोग जो 7 कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं वो कि आप G7 जो है वो लीड करें इस सब चीज को, और मगर G7 ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। मगर देखिए, ये पहले अमेरिका ने पहला प्रेशर जो यूरोप पे आया था और रूस पे आया था, वो नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन थी, वो अमेरिकन लोगों ने जाके अमेरिका के
इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्लो अप कर दी, रशिया की गैस एक्सपोर्ट्स खराब कम हो जाए। रशिया ने उसका एक एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब रशिया इज बिल्डिंग अ बिग गैस पाइपलाइन। एक ऑलरेडी है फ्रॉम साइबेरिया टू चाइना, मगर अब एक और वो बिल्ड करने लगे हैं ताकि ये जो डिपेंडेंसी है और यूरोप ये भी कम हो जाए। एंड चाइना इज रेडी टू बाय। सो चाइना रशिया का जो इकट्ठ है ये बहुत सॉलिड होता जा रहा है। अब वो तकलीफ ये हो रही है कि ऑयल जो है वो इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज इंडिया ने बढ़ा दिए अपने ऑयल और चाइना ने भी बढ़ा दिए। अब वो यूरोप कम करेगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर तो आएगा। अब मगर मैं समझता हूँ कि चाइना और इतनी बड़ी कमिटमेंट है चाइना की टू रशिया नाउ कि रशिया बर्दाश्त कर लेगा ये, और ये यूरोप को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और यूरोप के अंदर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और यूरोपियन अवाम जो है वो तो उनको तकलीफ होनी शुरू होगी और महंगाई बढ़नी शुरू होगी और वो लड़ाई और शॉर्टेजेस आएंगे। और आगे विंटर आ रहा है, विंटर के अंदर तो सख्त गैस की जरूरत होती है इनको। तो मैं समझता हूँ कि इट विल नॉट बी सो इजी ये ट्रांजिशन करना। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ इस वक्त जो प्यूटन ने ऑनस्लॉट किया हुआ है, आपने देखा ना कि प्यूटन ने अलास्का से वापस आया और आके उसने और तेज कर दिया है अपनी ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन कि कल को कोई सेटलमेंट होती है तो हम और तो टेरिटरी लेके बैठ गए। तो उसने तो बिल्कुल उसके बरक्स किया है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ये अब सीज फायर हो जाए। उसने तो उल्टा और भी टेरिटरी लेने के लिए अपनी फौजें बढ़ा दी हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो फौजें हैं वो हर फ्रंट के अंदर दे आर आउटनंबर्ड, उनके तो सोल्जर्स ही नहीं रहे। अच्छा, और उनको बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर यूक्रेन विल फेस फुल डिफीट। तो इसलिए इस वक्त ज्यादा प्रेशर डालना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो यूरोप और रशिया के उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए, उसकी वॉर मशीन को टाइट किया जाए। मगर मैं नहीं समझता इसके साथ रशिया विल गिव अप इट्स क्वेस्ट। रशिया लगा रहा है, रशिया अपनी टेरिटरी लेगा और रशिया अपनी टर्म्स के ऊपर मनवाएगा। और ये नेटो जो है, मैं काफी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नेटो नजर नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म। और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। और ये जो हाथ उठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम आपको फंड नहीं कर सकते, आप अपना कुछ करें, तो ये कहाँ से करेंगे? इनके पास तो पैसे ही नहीं है। इनमें से तो 3-4 इकोनॉमीज हैं जो ठीक है, बाकी तो सारी बैंकक्रप्ट है। उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो बाकी ईयू कंट्री से पैसा लेके अपने आप को फ्लोट रखे हुए। तो ये सूनर और लेटर ये फ्रांस और जर्मनी और यूके वगैरह, यूके तो नहीं है ईयू में, पर फ्रांस और जर्मनी और एक दो और ये कहेंगे यार अब हम नहीं सब्सिडाइज कर सकते स्पेन को या पोर्चुगल को एंड सो ऑन और इटली को। ये सारे जो है ये देयर ऑल इन डेट टू द अदर कंट्रीज। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना आसान नहीं होगा। और अगर वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके दो चीजें, एक तो ये जल्दी नहीं हो सकता। अगर आपने आर्मामेंट्स बढ़ाने भी हैं और खरीदने भी हैं तो वक्त लगता है मैन्युफैक्चर करने में या ऑर्डर देने में और बनवाने में। तो शॉर्ट टर्म में तो ये नहीं कर सकते। और मगर दूसरा ये है कि अगर ये करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो महंगाई हो जाएगी जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे रेवेन्यू लेने के लिए, बिकॉज डिफेंस एक्सपेंडिचर को आपने बढ़ाना है अप टू 3 और 4%। तो आसान काम तो नहीं है, वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हर एक को। तो वो शायद जर्मनी या वगैरह कर सके, बाकी तो कर भी नहीं सकते। और अगर करेंगे तो इनकी सारी वेलफेयर स्टेट जो है वो सारी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक द यूरोपियंस आर इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप जिद पे लगा हुआ है। ये उधर चाइना और रशिया जो है वो और सॉलिड होते जा रहे हैं। और अब ये जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत से मिडिल ईस्ट नेशंस भी हैं वो सोच रहे हैं कि हमने सारे अंडे अमेरिकन बास्केट में रखे हुए, ये तो गलत हो गया काम, हमें अपने अंडे कहीं और भी रखने चाहिए। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि शंघाई कोऑपरेशन जो है SCO वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव ब्रिक्स होगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि ब्रिक्स और SCO को उन्होंने दोनों एजेंडे जो है ना वो मिला दिए हैं चाइना ने और रशिया ने, और इसीलिए इंडिया भी भागा गया वहां। इंडिया तो ब्रिक्स का हिस्सा था, SCO का तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, मगर अब वो उसने SCO के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बिकॉज SCO भी कह रहा है हम डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उधर तैयारी है पूरी, ऑल्टरनेटिव करेंसी, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड सो ऑन। और इधर जो है ये आपस में ही नहीं
इत्तेफाक कर रहे, पैसे इनके पास नहीं है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो दिन ब दिन मेरा ख्याल आइसोलेट हो रहा है, उसकी भी रेटिंग्स गिर रही हैं एंड ही इज नॉट सक्सीडिंग। तो आई थिंक ये कामयाब नहीं होंगे यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस कामयाब नहीं होंगे। बहरहाल G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो एक मीटिंग हो गई है जिसमें वो इकदामात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इब्तिदा में डोनाल्ड सी ये थी कि वो अकेले ही काफ़ी हैं और अकेले टक्कर लेने के लिए उन्होंने बहुत से बयानात भी दिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई, उसको हैंडल रशिया, चाइना और इंडिया ने ऐसे किया कि अब वो चाहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर कोई मेजर्स लिए जाएँ। तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं ये आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और एक अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में हुकूमत की काविशें उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी विज़िट किया है कसूर सेक्टर, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान के जो रिलीफ कैंप्स कायम थे उनका विज़िट किया और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि हर साल रियासत इस तरह के नुकसानात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब का भी एक बयान मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान इस तरह के सैलाब के बाद 30 साल पीछे चल रहा है। जो माहिरीन है वो इससे इत्तफाक नहीं करते सेठी साहब, लेकिन जो नुकसानात का अंदाज़ा है इस बार वो उसके लिए बाकायदा पाक फ़ौज की खिदमात पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली हैं, इतना ज़्यादा तखमीना है। मीनवाइल बरतानिया ने भी पाकिस्तान के लिए 30 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान किया है और बिलावल ये कह रहे हैं कि आलमी इमदाद की अपील में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। IMF से भी इस सिलसिले में रब्ता किया जाएगा। अभी तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ रहे कि जो सरगर्मियाँ हैं वो उस नुकसान के मुकाबिल काफ़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी अंदाजे हैं सैलाब के, उससे निमटने की सलाहियत तो अपनी जगह के क्लाइमेट से भी पाकिस्तान मुतासर हुआ है, लेकिन एफ़र्ट्स जो की गई हुकाम की जानिब से, आपको वो लगी कि आप उससे सेटिस्फाइड है, मुतमईन है? नहीं, मुतमईन तो कोई भी नहीं है। जब आवाम की इतने दुख देखते हैं तो कैसे हम मुतमईन हो सकते हैं कि जो इक़दाम किए हैं वो सही हैं या काफ़ी हैं। सवाल जो असली सवाल है जो पूछना चाहिए और पूछा भी जा रहा है वो ये है कि जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि ये हर साल ये होता है और नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात यह है कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है? ये सियासतदानों को, हुक्मरानों को पता नहीं है कि ये होता है, कि कभी पानी कम होता है और कभी पानी ज्यादा होता है और ये फ्लड आते हैं, हर 2 साल के बाद डूब जाता है और ये बातें। इसीलिए बरहम हैं कि सैलाब में हुकूमती इकदामात कहाँ हैं जो इससे पहले आफात आई उनसे निमटने के लिए कहीं किए गए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सही है। वेलकम बैक टू द शो। अब आपके सवालात शामिल करेंगे जो उर्दू का कदीम गहवारा है लखनऊ, वहाँ से अमित जी जो रेगुलर हमारा शो देखते हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत से सवाल भेजे, उनमें से एक सवाल जिसको चुना गया है वो शामिल करते हैं। जिस तरह इजराइल हर इस्लामिक मुल्क पर अटैक कर रहा है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक अटैक कर सकता है? जी, अर्जी है कि भाई साहब अभी हाल ही में जो अटैक हुई है वो उससे इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान पे, उससे इजराइल का बहुत बड़ी सपोर्ट था। और हम कुछ अरसे से बता रहे हैं कि इजराइलीज इंडिया में आके बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर बेस बनाया हुआ। अब आई बात क्यों कि इंडिया वो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इंडिया कह रहा है या नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अब फिर से अटैक करेंगे। तो अब अगर तो आपका ये मतलब है कि क्या इजराइल खुद आके अटैक करेगा, वो तो नहीं इजराइल करेगा, मगर इंडिया के जरिए इजराइल बिल्कुल पहले भी किया और आगे अगर कभी होगी ऐसी सिचुएशन तो ये मिलके करेंगे जो कुछ करेंगे। मगर याद रहे कि काफी अरसा पहले, तो 15 साल पहले नेतन्याहू से किसी ने को पूछा था तो उन्होंने कहा था 2 ही हमारे दुश्मन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एटॉमिक वेपन एंड पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री। तो वो तो उनके टारगेट में तो पाकिस्तान है, मगर फर्क ये है अनलाइक ईरान, पाकिस्तान अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकता है। और अब पाकिस्तान जिस किस्म की मिसाइल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कैन आल्सो रीच इजराइल। और याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता उस तरीके का जिस तरीके के साथ आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा ले सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इकट्ठे हो जाए तो वो भी दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो
वो फुलझड़ी जो है ना, अगर वो फुलझड़ी चल जाएगी फिर सोचों में पड़ना पड़ेगा। तो ये इसलिए आई थिंक, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी नहीं है टू गेट इनटू दीस क्वारल्स एंड स्क्वॉबल्स। देयर न्यूक्लियर वेपन इज फॉर डिफेंस। तो अगर कोई अटैक करेगा तो देन इट विल बी ऑफ द शेल्फ। तो मेरा ख्याल है दीज कंसिडरेशंस विल हैव टू वे इन। यानी अमित जी, आपको समझ आ रही होगी कि इसराइल के लिए वहाँ जिन ममालिक को वो टारगेट कर रहा है वो आसान है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से तरने वाला साबित नहीं हो सकता, और इसीलिए मसल टेस्टिंग कर ली गई मई के महीने में। यह है फ़र्क मारूजी हालात में मुख्तलिफ ममालिक के। इसके अलावा समी अमेरिका से आपने एक सवाल भेजा वीडियो के ज़रिए। जमील खानज़ादा करा, यारमन वकार पेशावर से, सकलैन जाफरी ऑस्ट्रेलिया से, यासिर अली जद्दा से आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मुख्तलिफ व्यूअर्स जो अभी तक सोच रहे हैं कि वो सवाल करें, तो प्लीज़ आप अपना नाम भी इसी लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं, और आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवालों पे बात ज़रूर होगी। तब तक के लिए इजाज़त।